बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अकबर शाहिद और आपको मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन तो होगा ऑलरेडी। सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल मैंने पढ़ाया था आपको MICR 112। तो टाइम टेबल से आपको मालूम होगा कि आज आपका जो कह लें लेक्चर है वो है वेटनरी इम्यूनोलॉजी। और वेटनरी इम्यूनोलॉजी कोर्स कोड MICR 209। इसके 2 क्रेडिट आर हैं, 211, यानी कि एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपको डॉक्टर आतिफ साहब पढ़ाएंगे, तो जो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो होपफुली आपको आपके साथ मैंने 2 कह लें नोट्स जो हैं रीडिंग मटेरियल मैंने शेयर किया हुआ है। अगर नहीं नज़र आ रहा किसी वजह से तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कभी शेयर नहीं हो रहा तो ये इंटरनेट में डिस्ट्रप्शन की वजह से कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, तो वो पता नहीं लगता कि वो अब शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए अगर शेयर ना हो रहा स्क्रीन पे आपको कोई भी नोट्स, तो आपने मैसेज कर देना है, ठीक है। वो मुझे ज़रा रिमाइंडर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी, फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, ओवरव्यू ऑफ इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो तो इम्यूनोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो कि कह लें ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका कोई ना कोई डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो वो जो डिफेंस है ऑफ दैट एनिमल और ह्यूमन अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन, दैट डिफेंस सिस्टम इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। और उस सिस्टम से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, ठीक है, तो उसको हम कह लें इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर प्रॉपर कह लें डेफिनेशन देखें तो नोट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं कि इम्यूनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एंटीजेनिक चैलेंज। रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म against antigenic challenge, the recognition of self and not self, and all the biological, serological and physicochemical effects of the immune phenomena. तो एंटीजेनिक चैलेंज बॉडी को क्या हो सकता है कि भी एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस, जो कि वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिफरेंट पैरासाइट हो सकते हैं, इसके अलावा एलर्जिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंटीजेनिक चैलेंज कोई हो तो उसके खिलाफ जो भी रिस्पांस है वो क्या होगा, कैसे होगा, उसके आउटकम क्या होगी, उसकी स्टडी को हम कह रहे इम्यूनोलॉजी में कह रहे स्टडी करते हैं। फिर रिकग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, ये ऑटो इम्यून डिजीज के हवाले से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भी जो जब इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तो उसमें जो सिस्टम के सेल, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, दे रिकग्नाइज व्हाट इज आवर सेल्फ एंड व्हाट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारा अपने सेल क्या हैं, सेल के ऊपर रिसेप्टर कौन से हैं, उनकी नेचर क्या है, इसको हम कहते हैं रिकग्निशन ऑफ सेल्फ। तो जिन सेल्स ने इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी होती है, रिएक्शन देना होता है, उनको पता होता है कि ये हमारी अपनी बॉडी के कह लें पार्ट हैं, उसके खिलाफ हमने नहीं जाना, उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। इसको कहते हैं रिकग्निशन ऑफ सेल्फ। तो नॉट सेल्फ मीन्स दिस इज नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम आवर बॉडी, तो उसको हम कहते हैं नॉट सेल्फ। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इम्यूनोलॉजी और इसका जो कह रहे हैं इसकी डेफिनेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट। तो हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है दैट इज क्वाइट ओल्ड, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि
1798, ये बुक में 1796 है, एडवर्ड जेनर उसने स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड कुछ स्टडीज की, ठीक है। तो तो हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये कह लें एडवर्ड जेनर का एक एक्सपेरिमेंट था 1796 में, जिसमें उसने जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसी को बर्थ ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, कि इम्यूनोलॉजी का जो कंसेप्ट है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह वैक्सीनेशन इज फ्रॉम ए वर्ड कॉल्ड वैका, VACCA, वैका लैटिन वर्ड है। वैक्सीनस भी लिखते हैं, वैका भी लिखते हैं। तो वैक्सीन, वैक्सीनस, वैका, ये एक दूसरे से कह लें अखज़ किए गए अल्फाज हैं। और वैका का लफ्जी मतलब होता है काऊ, ठीक है, गाय। तो अब गाय वैक्सीन, इसका क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो वो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एडवर्ड जेनर जो एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट उसने किया, एक कह लें डेयरी मेड, काऊ मेड थी, सारा नीम्स, जो कि कह लें काऊ के साथ काम करती होगी उसके साथ। तो काऊ का एक वायरस है काऊ पॉक्स। वो काऊ पॉक्स की जब इन्फेक्शन हो जाए तो उससे के नतीजे में वेजिकल डेवलप होती हैं। काऊ स्मॉल पॉक्स वेजिकल ह्यूमन में होती हैं, काऊ में काऊ पॉक्स वेजिकल। तो उसने क्या किया, जो एडवर्ड जेनर है, उसने वो खातून जो हैं डेयरी मेड, उसके कह लें हाथ से काऊ पॉक्स वेजिकल या लियन जो है उससे फ्लूइड लिया, इंजेक्शन से लिया होगा। तो उस फ्लूइड को उसने लगा दिया। एक और लड़का था 8 ईयर ओल्ड जेम्स फिप्स, ठीक है। तो उसको उसने वो फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि वो जो लड़का है उसको काऊ पॉक्स की लियन डेवलप हो गई। जिस तरह वो उस डेयरी मेड के हाथ या बाजू पे लियन थी, उसी तरह वो लियन आफ्टर इनकुलेशन जेम्स फिप्स के भी बन गई, यानी काऊ पॉक्स की लियन डेवलप हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, तकरीबन 2 महीने बाद उसने स्मॉल पॉक्स, जो कि ह्यूमन वायरस है, उसने उसका इन्फेक्शन दिया, चैलेंज दिया किसको, जेम्स फिप्स को, जिसको पहले काऊ पॉक्स लियन का फ्लूइड लगा दिया गया था। तो उसके नतीजे में हुआ क्या कि वो जो लड़का है, हाल दो कि उसको काऊ पॉक्स की लियन डेवलप हुई, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो ज़्यादा पैथोजेनिक है उसके खिलाफ उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में एडवर्ड जेनर ने क्या किया था कि उसने वैक्सीन कर दी जेम्स फिप्स को अगेंस्ट, बाज़ाहिर उसने काउपॉक्स की वैक्सीन की, लेकिन चूँकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स ज़रा उसमें सिमिलरिटी होगी, जेनेटिक सिमिलरिटी, तो उसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो काउपॉक्स के अगेंस्ट भी डेवलप हुई और साथ साथ स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से जो टर्म है वैक्सीनेशन की वो डेवलप हुई, क्योंकि वो काऊ से भी उसका कुछ रिलेशन था, ओरिजिन थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को इम्यूनोलॉजी की बर्थ समझा जाता है, कि इम्यूनोलॉजी का स्टार्ट यहाँ से हुआ, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट यहाँ से बना। उसके बाद लुइस पास्चर जो एक साइंटिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कह लें कुछ डेवलपमेंट्स की इम्यूनोलॉजी में। वो क्या थी कि ही डेवलप्ड ए वैक्सीन, रादर ही डेवलप्ड डिफरेंट वैक्सीन, फर्स्ट अगेंस्ट फाउल कॉलरा इन 1879, देन अगेंस्ट एंथ्रेक्स 1881, स्वाइन एरसिपिलस 1892 और फिर रेबीज 1885। तो यानी कि इन डिजीज़ जो कि जनरली आप देख सकते हैं कि फाउल कॉलरा, एरसिपिलस, ये सारी रेबीज वेटनरी की डिजीज़ हैं, एनिमल की डिजीज़ हैं, जो डेफिनेटली ह्यूमन को भी हो सकती है, रेबीज हो सकती है, ठीक है। फाउल कॉलरा गालमन सिर्फ बर्ड की डिजीज़ है, एंथ्रेक्स ह्यूमन को भी हो सकती है, एनिमल को भी हो सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट है इम्यूनोलॉजी का, जो स्टार्ट है वो वेटनरी से रिलेटेड है, यानी कि वेटनरी एजुकेशन की वजह से, वेटनरी स्टडीज़ की वजह से इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक डिसिप्लिन है वो डेवलप हुआ। तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट है, टेबल है, नोबेल प्राइज इन इम्यूनोलॉजी। इससे भी हम जो इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री है उसका एक कह लें जायज़ा ले सकते हैं कि 1901 से लेकर 1996 तक डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए। इनमें से कुछ जो है वो हम अपने इस कोर्स में भी पढ़ेंगे।
कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, फैगोसाइटोसिस क्या होती है, कंप्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, और इसमें फिर एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे डेवलप होती है और ये उसका फ़ायदा क्या है, और लास्टली एमएससी रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं इनसे हमने इंट्रोड्यूस होना है इस कोर्स के अंदर। तो इसमें जो लास्ट जो नेम है 1996 में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, डोहर्टी, ये जो कह रहे हैं साइंटिस्ट थे, ही हैज़ ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, ही वाज ए ग्रेजुएट ऑफ ए वेटनरी स्कूल इन क्वींसलैंड, जिसने लेटर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ यानी एमफिल पीएचडी वगैरह उसने की ऑन ओवाइन लूपिंग इल, यानी कि शीप की जो एक डिजीज़ है लूपिंग इल, उस पर उसने स्टडी की एट मॉडर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड। तो बेसिकली यानी ये जो एक वेटनेरियन था जिसने 1996 में कह नोबेल प्राइज विन किया फॉर हिज डिस्कवरी रिलेटेड टू एमएससी रेस्ट्रिक्शन। तो बीइंग ए वेटनरी ग्रेजुएट एंड आप वेटनरी स्टूडेंट हैं, स्टार्ट है आपका, तो ये एक अच्छा एक मोरल बूस्टर भी है कि एक वेटनेरियन जो है उसने इम्यूनोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करने में उसका बड़ा एक मेजर रोल है। सही है। तो ये मैंने तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री से आपको इंट्रोड्यूस किया। फिर आ जाता है कि इम्यून सिस्टम और इसका ओवरव्यू कि बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी इज बेसिकली डिफेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी इज ए defense of an organism against antigenic challenge, against the infection which might be from viruses, bacteria, parasites, ठीक है। तो immunity is the state of resistance to an infection। तो जो immunity है, immunity की different types हैं, दो basic types, इसको हम कहते हैं innate immunity और दूसरी को हम कहते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है या अडाप्टिव इम्यून रिस्पांस है इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये टर्म ज़रा आपने ज़रा ज़हन नशीन करनी है कि नेचुरल इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी एक ही बात है, ठीक है ना। नेचुरल यानी जो बाय बर्थ होती है, इनेट शुरू से ही है, ठीक है। और दूसरी अडाप्टिव या एक्वायर्ड यानी वो जो कि वक्त के साथ बाद में बॉडी में डेवलप होती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस प्रॉपर अगर डेफिनेशन में आ जाएं तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस दैट इज नॉट एक्वायर्ड आफ्टर कंटैक्ट विद एन एंटीजन। सही है कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या है कि ये वो इम्यूनिटी है जो कि तब हासिल होती है, सॉरी, जिसके हासिल होने में एंटीजन वायरस बैक्टीरिया से एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है, ये इनसे एक्सपोजर से पहले ही मौजूद होती है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपोजर टू द एंटीजन। और दूसरी क्वालिटी क्या है नेचुरल इम्यूनिटी या नेट इम्यूनिटी की कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये ज़रूरी नहीं है कि भी वायरस के अगेंस्ट होगी, बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं होगी, ठीक है। ये सारों के खिलाफ, हर तरह का जो भी इन्वेडर है पैथोजन है उसके खिलाफ है। इस बात को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। तो इन नेचुरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है एंड इट इंक्लूड्स, एग्जांपल इसकी क्या है कि इट इंक्लूड्स बैरियर्स टू द इन्फेक्शियस एजेंट्स, फॉर एग्जांपल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। हमारी स्किन जो है दिस इज पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। स्किन ना हो तो इन्फेक्शन बड़े आराम से हो जाए, जो पैथोजन है वो आराम से कंटेक्ट करे और वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर दे, वहाँ से बॉडी में फैल जाए, सही है। तो स्किन इज दी यानी सारी बॉडी हमारी कवर है स्किन से, तो ये नेचुरल बैरियर है। और ये एग्जांपल किसकी है, इनेट इम्यूनिटी की, नेचुरल इम्यूनिटी की। फिर इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जहाँ पर स्किन नहीं है वहाँ पर जो ये ग्लिसनिंग सी लेयर्स हैं, आँख में है, ओरल मिकोजा में है, सारा जीआई ट्रैक्ट जो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मिकोजा देख लें तो वो कह लें वो उसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम,
तो ये सारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दे आर आल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। फिर आ जाता है नेचुरल किलर सेल, यानी ये तो हो गया ना एनाटॉमिकल लोकेशन के लिहाज से। फिर सेल कौन से हैं इनेट इम्यूनिटी में, वो नेचुरल किलर सेल। ये थोड़ी सी मैं शो करना भूल गया ये डायग्राम। तो इसमें सेलुलर पार्ट जो है इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी का, नेचुरल किलर सेल हैं, फिर फैगोसाइट्स हैं जिसकी एग्जांपल है मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल है। फिर इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, जो सोजश हो जाती है कोई भी चीज़ जब इंजेक्ट होती है स्किन पे, या कोई जैसे फ्लाई बाइट होता है, ठीक है, कोई नीडल चुभ जाए तो वहाँ पर सोजश हो जाती है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस मीडिएटेड बाय नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये भी किसका पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी का। इन्फ्लेमेशन मैंने अभी बताया। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर एंजाइम आ जाते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, पॉली रिएक्टिव एंटीबॉडीज, कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है, खास किस्म की प्रोटीन है ब्लड के अंदर, और म्यूकोजा जो म्यूकोजल सर्फेसिस है उनके अंडरनीथ भी होती हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन। तो ये मैंने आपको इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी के कंपोनेंट बताए। नेचुरल बैरियर्स हो गए, फिर सेलुलर पार्ट उसके बताए, फिर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, कंप्लीमेंट है। तो नेचुरल इम्यूनिटी के बाद दूसरी इम्यूनिटी कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है अडाप्टिव इम्यूनिटी को, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट विच अकर्स या विच इज डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन। एंटीजन यानी किसी वायरस बैक्टीरिया से एक्सपोजर हो तब वो डेवलप होती है, यानी वो बाय बर्थ मौजूद नहीं होती। हाँ, जो कंपोनेंट हैं, सेल हैं, ऑर्गन्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाएंगे, ठीक है, वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग कब होती है, वो जब व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एंटीजन। फिर इसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एज कंपेयर टू नेचुरल इम्यूनिटी प्रॉपर्टी है कि इट इज स्पेसिफिक। नेचुरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, एंड इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज एंड लिम्फोइड सेल। ये आप देख रहे हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और लिम्फोइड सेल यानी लिम्फोसाइट्स। अगर इमेज देखें तो ये बी सेल, टी सेल, ये क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोइड सेल हैं। तो ये सेल किस इम्यूनिटी में आते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो ये बेसिक सा मैंने आपको डिफरेंस बताया नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो इसको अगर मैं ब्रीफ करूं आपको, ये नोट्स अगेन आपको मिलेंगे। तो जो दो बेसिक टाइप्स हैं, टू हाफ्स ऑफ द इम्यून सिस्टम हैं, दे आर innate and adaptive immunity. Innate immunity starts with exposure of antigen at the anatomical site. So first barrier जो है against a invading pathogen, that is the skin mucous membrane, that is part of natural immunity. फिर अगर फर्ज करें बैरियर कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर नेक्स्ट क्या है, बैकअप क्या है, सेल हैं जो कि सरफेस पे स्किन के नीचे यानी एपिडर्मल लेयर जो है वहाँ पर, या अंडर म्यूकोजा डिफरेंट टाइप के फैगोसाइट्स होते हैं। उसमें नेचुरल किलर सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल हैं, ठीक है, और फिर कुछ नॉन सेलुलर कंपोनेंट हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, पॉली रिएक्टिव एंटीबॉडीज हैं, कंप्लीमेंट हैं। और उसके मुकाबले में जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है, वो उसका कंसेप्ट क्या है कि इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का जो काम करता है वो है डेंड्रिटिक सेल। ये खास किस्म के सेल हैं, फैगोसाइट्स हैं ये, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे पाए जाते हैं। म्यूकोजा के नीचे भी, सारी बॉडी में म्यूकोजा के नीचे भी हैं, स्किन में भी हैं। तो जिस जगह पे ये डेंड्रिटिक सेल होते हैं उसी लिहाज से इनका नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर स्किन में है तो लैंगरहैंस सेल भी कहते हैं इन्हें। लेकिन जनरल डेंड्रिटिक सेल ये ऐसे सेल हैं जो कि
अगर एंटीजन पेनिट्रेट कर जाए किसी वजह से, स्किन से पेनिट्रेट कर जाए, म्यूकोजा से पेनिट्रेट कर जाए, वो रप्चर हो, ठीक है, चोट लग गई है फर्ज करें, या पैथोजन ही इतना कह लें वो है, इन्वेजन कर गया है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस भी हो सकता है, वो उसको इनगल्फ करेगा डेंड्रिटिक सेल, इनगल्फ करके वो उसको लेके जाएगा करीब तरीन जो कह लें लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, टिश्यूज ऑफ द इम्यून सिस्टम, फिर आर्गन, प्राइमरी या सेकेंडरी आर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो उसमें लिम्फ नोड आ जाता है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। तो वो डेंड्रिटिक सेल जो है एंटीजन को कैप्चर करके ले जाते हैं करीब तरीन जो लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पर। तो जो लिम्फ नोड हैं, अगेन आगे चल के हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके अंदर बी सेल, टी सेल मौजूद होते हैं। तो ये जो फेगोसाइट है वो इस एंटीजन को लेके लिम्फ नोड में जाता है, वहाँ पर जाके इसको प्रोसेस करता है, एंटीजन को प्रोसेस करके उसको फिर प्रेजेंट करता है टू टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को वो प्रेजेंट कर देता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन का अमल है ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम सेपरेट लेक्चर में जाके पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है कि टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, वो टी सेल बजाते खुद एक और तरह के सेल होते हैं, उनको कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल, उनमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो टी सेल हैं ये बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करते हैं, जो कि बाद में एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है दैट इज मीडिएटेड बाय आइदर, जैसे मैंने पहले बताया, आइदर एंटीबॉडीज और लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। तो लिम्फोइड सेल जो है उसकी भी आगे कई सारी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट भी होते हैं जिनका काम एंटीबॉडी बनाना है, और दूसरे जो लिम्फोइड सेल हैं वो एक जो मशहूर ज़्यादा या ज़्यादा के लिए वो जो यूज़ होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, जो कि बजाते खुद जाके वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सही है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एंटीजन लिम्फ नोड में आया, डेंड्रिटिक सेल ने एक्सपोज कर दिया टी को, टी एक्टिवेट हो गए, बी सेल एक्टिवेट होते हैं, वो एक्टिवेटेड सेल जो है दे वाया वेसिकुलर रीसर्कुलेशन यानी वाया ब्लड जो है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचते हैं। तो ये अच्छी खासी तादाद, मिलियंस की तादाद में टी सेल या बी सेल जो है वो इधर आके प्रोड्यूस होते हैं और फिर पैथोजन के खिलाफ वो एक्शन प्रोवाइड करते हैं। बी सेल प्लाज्मा सेल में चेंज होते हैं और फिर एंटीबॉडीज में आते हैं, और एंटीबॉडीज ने उस वायरस या बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देना होता है। जो टी सेल होते हैं, एक्टिवेटेड टी सेल, इनका काम होता है कि जो वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो उनको इन्वेड करते हैं, इन्वेड करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा कंसेप्ट दिया है। इसका दो जो हाफ हैं इम्यूनिटी के, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिटेल हम अब ज़रा इसमें पढ़ते हैं कि इसी से रिलेटेड, क्योंकि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमारा एक टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म बोली जाती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीजन या एक्सपोजर ऑफ एंटीजन विच लीड्स टू एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीजन को एक्सपोजर होगा तब जो इम्यूनिटी बनेगी उसको क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। उसके मुकाबले में पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि इट इज ट्रांसमिटेड या इट इज डेवलप्ड या इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स विच आर प्री फॉर्म्ड इन अनदर होस्ट, यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज या बने बनाए जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आपको मिल जाएं तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी होगी वो पैसिव होगी। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में ऐसे ही कि आप खुद कमाएं और खाएं तो दैट इज़ एक्टिव अर्निंग। अगर आपको कोई पैसे दे दे और आप फिर कह लें उससे कुछ लेके खाएं, अपना ज़िंदगी गुजारें, दैट इज़ पैसिव अर्निंग। तो एक्टिव पैसिव मीनिंग जिसके लिए एक मेहनत करनी पड़े, जिसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो जो कि आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन डेवलप हो,
ठीक है। और पैसिव वो जो कि बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको मिल जाएं, तो ये हो जाती है पैसिव इम्यूनिटी। तो होपफुली आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली आपको मैंने इंट्रोड्यूस करना था इम्यूनोलॉजी से, इम्यून सिस्टम से, डेफिनेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, बताते खुद इम्यूनिटी क्या है, और इसकी जो बेसिक टाइप्स मैंने बताई आपको, इनेट इम्यूनिटी, अडाप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, और इसके मेन जो सेलुलर और नॉन सेलुलर कंपोनेंट है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम इनेट इम्यूनिटी को ज़रा और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।